हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टूडेंट प्लस चैनल। मैं ममता राम आपका स्वागत करती हूँ। आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 11 के सेमेस्टर 1 यानी सेमेस्टर फर्स्ट के बारे में। आप लोग को पता हुआ कि 2024 में जो है सेमेस्टर चेंज हुआ है। रीज़न ये था क्योंकि 10 सालों से एक ही सेमेस्टर चल रहा था, एक ही प्रोसेस, एक ही सारा कुछ था, तो इसके कारण कुछ चेंजेस आए हैं। चेंजेस पहले होती थी, एग्ज़ाम जो होती थी वो ईयरली एग्ज़ाम होती थी 11th में, फिर उसके बाद फर्स्ट ईयर यानी कि 11th क्लास का 1 साल बाद, फिर 12th क्लास का, फिर नेक्स्ट ईयर में। लेकिन इस बार से क्या हो रहा है 2024 से कि इसको 4 वर्जन में बांट दिया गया, मतलब कि 4 भाग में डिवाइड कर दिया गया। फर्स्ट सेमेस्टर है, उसमें कुछ हिस्ट्री के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। इसमें कुछ टॉपिक्स हैं, जैसे कि आप देख सकते हो अब एग्ज़ाम जो होगी वो 40 मार्क्स की होगी। ठीक है, ये आप लोग का मार्किंग है। टाइमिंग दिया जा रहा है, टाइमिंग आप देख सकते हो, ये कॉन्टेक्ट आवर में कर दिया गया, लेकिन टाइमिंग आप लोग को ये जो है ये दिया जा रहा 90 आवर्स का। चूँकि ये टाइमिंग हमारा जो है स्टडी टाइमिंग है, टाइमिंग एग्ज़ाम टाइमिंग सिर्फ 2 आवर्स की होगी। ओके, ये 2 आवर्स की एग्ज़ाम टाइमिंग होगी। इसमें कुछ हम लोग टॉपिक्स के बारे में डिस्कशन करेंगे, जो स्टडी मटेरियल्स है, जो आप लोग को 6 महीने में कंप्लीट करनी है। वो स्टडी मटेरियल्स क्या क्या है, आप लोग क्या पढ़ोगे क्या नहीं पढ़ोगे, वो सारा हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे। पहले देखो, आप फर्स्ट यूनिट है, ये लर्निंग हिस्ट्री है। इसमें आप पढ़ोगे हिस्ट्री के बारे में सारी डिटेल्स, जैसे कि प्री हिस्ट्री। प्री हिस्ट्री मीन्स, प्री हिस्ट्री होता है आदि मानव का समय, यानी कि जिस समय ना तो लोग लिखना जानते थे ना तो लोग पढ़ना जानते थे, जंगलों में समय व्यतीत करते थे। नेक्स्ट आता है हमारा ये प्रोटो हिस्ट्री। ये हिस्ट्री का ऐसा समय है जिस समय लोग जैसे तैसे सिंबल के अकॉर्डिंग लिखते थे, लेकिन उसको पढ़ा नहीं जा सक रहा, आज तक पढ़ा नहीं गया है। नेक्स्ट आता है हम लोग का अर्ली सोर्सेज। अच्छा, प्री हिस्ट्री, ये जो प्री हिस्ट्री के बाद ये प्रोटो हिस्ट्री आई है। प्रोटो हिस्ट्री के बाद जो अर्ली सोर्सेज आ गई है हमारी, ये हमारा आ गया हिस्ट्री के अकॉर्डिंग। मतलब हम लोग सब जानते हैं हिस्ट्री को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। पहला हमारा क्या है, ये पहला हमारा आता है जो होता है प्री हिस्ट्री, फिर होता है हमारा प्रोटो हिस्ट्री, और नेक्स्ट हमारा होता है हिस्ट्री। ये जो हिस्ट्री का जो टाइमिंग है, ये जो हिस्ट्री है, इसमें हमको बहुत सारे सब्जेक्ट मटेरियल्स मिलती है, स्टडी मटेरियल्स हैं, बहुत सारा कुछ है। लेकिन इन दोनों के लिए कुछ नहीं है। ये जो प्री हिस्ट्री है, इसका सिर्फ हमारे पास कुछ अवशेष मिलते हैं, जैसे कि शिलालेख हो गए या गुफा लेख हो गए, या और भी जो वो लोग जो यूज़ किए हैं, उनके यूज़ किए हुए जो सामान है वो सब। लेकिन ये प्रोटो हिस्ट्री में कुछ एडवांस मिलते हैं, और जो हमारा अर्ली सोर्सेस में आती है वो आता है हमारे हिस्ट्री का। उसमें बहुत कुछ है जिसमें हम लोग, ये मेनली हम लोग के लिए ये है, ये हमारा आता है वैदिक काल के बाद से। जैसे कि अर्ली सोर्सेस है, उसका नेचर्स है, किस टाइप का था, फॉर्म्स है, रिकॉर्डेज हिस्ट्री में ये सब आ रहा है। जैसे कि हम पहले ही बता चुके हैं कि ये जो हिस्ट्री का ऐसा समय जिस समय हम लोग लिखना पढ़ना सब जानते थे। ओके, नेक्स्ट है फैक्ट्स एंड इंटरप्रिटेशन, मतलब कि क्या क्या तथ्य, क्या क्या खोजबीन किए हैं इसके बारे में। इंटरप्रिटेशन मतलब उसकी व्याख्या, कैसे उसकी व्याख्या हम लोग कर रहे हैं। अच्छा, उसके बाद हम लोग आ जाते हैं इंडो पर्शियन हिस्ट्री। अब इंडो पर्शियन ट्रेडिशनल हिस्ट्री राइटिंग इन मिडिवल इंडिया। मिडिवल इंडिया मतलब मध्यकालीन भारत में। अब मध्यकालीन भारत में जो हम लोग बोल रहे हैं इंडो पर्शियन ट्रेडिशनल हिस्ट्री राइटिंग, मतलब कि हम लोग सब जानते हैं पहले हमारा वैदिक काल था। वैदिक काल में क्या पढ़ते थे हम लोग, वेद पढ़े हैं, ग्रंथों को पढ़े हैं। लेकिन जब हम लोग मेडिवल इंडिया में आए हैं ना, तो उस समय एक नया शास्त्र हमारे पास आ गया था, क्योंकि मुगलों का आक्रमण हो रहा था, सल्तनत काल चला था। तो उस समय कुछ इसमें एक वर्ड जुड़ गया था, पर्शियन। पर्शियन वर्ड जो था फारसी से आता है, और इंडो मतलब इंडियन यानी संस्कृत। अब ये दोनों का मेल से एक बन रहा है, जिसे हम लोग कहते हैं इंडो पर्शियन ट्रेडिशनल हिस्ट्री। इसके बारे में ये कैसे लिखना शुरू हुआ, ये सारा कुछ हम लोग इसमें सीखेंगे। नेक्स्ट आता है कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम ऑफ हिस्ट्री। अच्छा, हिस्ट्री का टाइम रेखा क्या है, धारणा क्या है इसका, कैसे इसको हम लोग करेंगे, व्याख्या इसकी कैसे करेंगे। फिर हम लोग फर्स्ट में ही पढ़ेंगे लाइनियर एंड साइक्लिकल फ्लक्चुएशन। ये क्या है, लाइनियर क्या है। लाइनियर और साइक्लिकल मतलब होता है, लाइनियर मतलब हो गया रेखीय, मतलब उस समय जो होते थे, जो हमारे इतिहासकार लोग थे, वो लोग 2 पार्ट्स में बांट दिए हिस्ट्री को। उनका ऐसा मानना था कि हिस्ट्री जो होती है वो एक सीधी रेखा में चल रही है, मतलब उसका एंड कभी नहीं होगा। वो एक नदी की तरह से है, जैसे नदी बह रही है वैसे बहती जा रही है। अगर एंड हो गया उसका, मतलब वो सभ्यता संस्कृति सब खत्म, और वो नया रूप से फिर से शुरू होगी, जैसे नदी का जन्म होता है। अच्छा, पीरियड, ये साइक्लिकल क्या है, साइक्लिकल का मतलब होता है कि जिसे हम लोग बोल सकते हैं चक्रीय धारणा। ये होती है चक्रीय धारणा। इसमें क्या बोला गया है कि समय जो होता है वो काल चक्र है, वो घूम रही है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम लोग जानते हैं त्रेता युग, पहले त्रेता युग आया, ठीक है, फिर इसके बाद त्रेता युग के बाद जब घूमा, त्रेता के बाद आ गया द्वापर युग,
ठीक है। द्वापर के बाद फिर नेक्स्ट कोई युग आया, फिर उसके बाद हमारा कलयुग आ गया। कलयुग का जब अंत होगा तो क्या होगा, वापस से त्रेता युग आएगा। मतलब ये एक सर्कल है, ये घूम रही है, ठीक है। तो ये जो है ये साइक्लिकल, इसमें हम लोग पढ़ेंगे साइक्लिकल प्लूटेशन में। अच्छा, और ये हिस्ट्री का है। और क्रोनोलॉजी मतलब बोला गया काल चक्र क्या है, मतलब कब से कब तक ये सब जो है सीमा रेखा में किस समय में अवधि में घूम रही है, ये फर्स्ट का है सारा। ये हिस्ट्री के फर्स्ट लेसन में यूनिट फर्स्ट में इसे पढ़ने को मिलेगा। सेकेंड यूनिट्स में हम लोग पढ़ेंगे इम्पायर्स को। इम्पायर मतलब हम लोग सब जानते हैं कि जैसे जैसे समय बदला वैसे वैसे हिस्ट्री में भी बदलाव आया, विकास हुआ। जैसे प्री हिस्ट्री हम लोग पढ़े आदि मानव, प्रोटो हिस्ट्री में हम लोग क्या पढ़े, आदि मानव धीरे धीरे कबीले में रहना शुरू किए थे। अर्ली सोर्सेज में जब हम लोग आते तो उस समय क्या हो गया, उनका कबीले से धीरे धीरे करके गांव बस्तियां बसने लगी। तो जो वैदिक काल, आर्य अनार्य जो आए वो सब हम इसमें पढ़ेंगे। नेक्स्ट उसी तरह से जब ज़्यादा वो डेवलप हो गए, फिर जब क्षत्रिय लोग आए ना, तब फिर एम्पायर का जन्म हुआ। और ये एम्पायर किस तरह से बढ़ा वो हम लोग इसमें पढ़ेंगे। जैसे दिया एम्पायर्स अक्रॉस 3 कॉन्टिनेंट्स, मतलब कि 3 द्वीपों में एम्पायर्स का कैसे कैसे विकास हुआ हम लोग सब जान रहे हैं। मेनली 2 एम्पायर्स के बारे में हम लोग पढ़े, 2 डायनेस्टी का। फर्स्ट हो गया भारत में हम लोग पढ़े मौर्य एम्पायर, जो कि बहुत पॉपुलर था। और उसके बाद हम लोग रोमन एम्पायर के बारे में पढ़े। तो ये सब एम्पायर्स हम लोग इसमें पढ़ेंगे। इसमें देखिए बीसी दे दिया है, आप सब देख रहे हो 1300 बीसी है, 200 बीसी है। फिर दिया हुआ इंट्रोड्यूसिंग द एज ऑफ एम्पायर्स, मतलब जो एम्पायर्स का समय क्या था उसका परिचय जो है इसमें दिया है। डायनेमिक्स ऑफ रोमन एम्पायर, रोमन एम्पायर का विकास कैसे हुआ हम पहले ही बता चुके हैं। हम लोग मेनली 2 एम्पायर्स के बारे में बहुत अच्छे से जानते हैं। एक रोमन एम्पायर है जिसमें कि बहुत अच्छे अच्छे शासक लोग हुए हैं, और दूसरा हमारे पास जो है वो मौर्य एम्पायर है, जिसके बारे में अभी भी हम लोग जानते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य है, सम्राट अशोक है, जो कि धम्म का निर्माण किए थे, जिसका कि अभी तक हम लोग उसके धम्म को लेके चल रहे हैं, जो हमारे करेंसी में भी आती है। वो जो 3 लायंस होते हैं वो देखे ही हो सभी कोई, तो ये हमारा आ जाता है उसमें। फिर उसके है इम्प्लीकेशन ऑफ द कॉन्टेक्ट ऑफ रोमन्स विद द सब कॉन्टिनेंटल एम्पायर्स, मतलब कि रोमन साम्राज्य का कैसे दूसरे एम्पायर्स के साथ में क्या था, कैसे वो अपना विस्तार किए, सारा कुछ हम लोग इसमें पढ़ेंगे। फिर है द इम्पोर्टेंस ऑफ स्लैवरी इन द इकोनॉमी, कल्चरल ट्रांसफॉर्मेशंस एंड द इम्पैक्ट ऑफ द स्लैव इकोनॉमी। अच्छा, उस समय दास प्रथाएं भी थी और उसका भी हम लोग इसमें पढ़ेंगे। किस प्रकार से कल्चर का भी ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, मतलब कैसे कैसे उस समय हुआ, वो सब कुछ पढ़ेंगे। अब ये हो गई हमारे यूनिट 2 की बात। अब आते हैं हम लोग यूनिट 3 में। अच्छा, यूनिट 3 में कॉम्परेटिव स्टडी, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसलिए चैप्टर हम इंपॉर्टेंट बता रहे हैं क्योंकि इसमें 50 मार्क्स की क्वेश्चन तो आ ही रही है, लेकिन इसके अलावा इसमें हम लोग बहुत कुछ सीखेंगे। पहले दिया हुआ है सिटी स्टेट्स, क्लासिकल गवर्नमेंट्स, मतलब जो प्राचीन जो सरकार थी शहर राज्यों के, उसके बारे में, नगर राज्य का जो प्राचीन सरकार था उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। फिर यहाँ पर यूनिट 3 का ही है 2nd यूनिट में मोनार्ची ऑफ जनपद टू महाजनपद। जनपद का मतलब होता है, पहले जब हम लोग चैप्टर को अच्छी तरह से पढ़ेंगे तो पूरा डिटेल हम बताएंगे, अभी थोड़ी सी बात हम बता दे रहे हैं, जानकारी दे दे रहे हैं। जैसे जनपद का मतलब होता है गांव बना, फिर गांव से लेकर के जो बहुत सारे गांव मिलकर इकट्ठा होकर जनपद बनाए, जो कि स्वतंत्र हुआ करते थे। जनपद से फिर निर्माण हुआ महाजनपद का, जो एक तरह का राज्य ही था, लेकिन इसे राज्य नहीं बोल सकते हैं क्योंकि उस समय जनपद कहा जाता था। अच्छा, उसके बाद आ गए हम लोग एम्पायर्स डेफिनेशंस, डिफरेंस विद द मोनार्ची, कॉम्परेटिव हिस्ट्री ऑफ एम्पायर्स, मतलब कि एम्पायर्स जो गठन जो हो रहा, विकास जो हो रहा जितने साम्राज्य का, उसका डेफिनेशन, डिफरेंस क्या क्या है, मोनार्ची, कॉम्परेटिव हिस्ट्री ऑफ एम्पायर्स, मतलब कि जो राजतंत्र का जो तुलनात्मक अध्ययन है वो इतिहास के अनुसार हम लोग करेंगे इसमें। अच्छा, 3rd में क्या है, द मौर्य एम्पायर्स एंड द मैसिडोनियन एम्पायर। सबसे पहले हम लोग मौर्य साम्राज्य का कंपेयर करेंगे मैसिडोनियन से, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे चोल एडमिनिस्ट्रेशन को। चोल साम्राज्य भी भारत का बहुत बढ़िया साम्राज्य रह चुका है। अच्छा, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे रोमन साम्राज्य का, रोमन एम्पायर एंड द गुप्ता एम्पायर। रोमन साम्राज्य जो कि हम बार बार बता रहे हैं बहुत ही पॉपुलर रहा है, और यह है गुप्ता एम्पायर, इसके बारे में हम लोग पढ़े हैं, जिसमें चंद्रगुप्त द्वितीय जो है वो बहुत फेमस है, जिसे विक्रमादित्य के नाम से भी हम लोग जानते हैं, जिनके दरबार में जो है वो नवरत्न रहा करते थे, ठीक है। तो ये भी हम लोग जानते हैं, कालिदास इन्हीं के दरबारी कवि थे। नेक्स्ट आता है द मुगल एम्पायर एंड द ऑटोमन एम्पायर। अच्छा, ऑटोमन एम्पायर, तो मुगल एम्पायर जो है इसके बारे में सब जानते हो, इसकी स्थापना किसने की थी, बाबर ने की थी, और ऑटोमन एम्पायर का उस्मान ने किया था। तो ये दोनों के बीच में हम लोग कॉम्परेटिव स्टडीज करेंगे, ओके। इसके अलावा अगर और ज़्यादा कुछ जानकारियाँ चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हो। थैंक यू।